एक गांव में दो बूढ़े पति पत्नी रहा करते थे, देव और सरिता। और उनका बेटा रोहित शहर में नौकरी किया करता और देव गांव में अपने खेतों में काम किया करता था। रोहित रोज सुबह ट्रेन से शहर जाता और शाम होने पर ट्रेन से वापस लौट आता। सुनो बेटा रोहित, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और अब मैं भी ज्यादा घर का काम नहीं कर सकती, इसलिए बेटा अब तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लूं? नहीं माँ, अभी मेरा शादी करने का कोई मन नहीं है। अरे बेटा, अब हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं और हर माता पिता की इच्छा होती है कि वो अपने बेटे की एक अच्छी लड़के से शादी करवा दे और अपने पोता पोती को खिलाए। ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। आप जिसे बोलोगे मैं उसी से शादी कर लूँगा। रोहित की ये बात सुनकर सरिता बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिनों में एक अच्छी सी लड़की देखकर रोहित की शादी करवा देती है। फिर ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद रोहित पिता बन जाता है और अपने माता पिता की पोते को खिलाने की इच्छा भी पूरी कर देता है। फिर ऐसे ही कुछ सालों में देखते ही देखते रोहित का बेटा चिंटू बड़ा हो जाता है। सुनो जी, मुझे अब यहाँ गांव में नहीं रहना, क्यों ना अपन तीनों शहर में ही शिफ्ट हो जाएं? नहीं नहीं प्रिया, मैं अपने माता पिता के साथ यहीं रहना चाहता हूँ। देखो, यहाँ रहने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठकर शहर चले जाते हो, फिर शाम होने पर घर आते हो और खाना खाकर सो जाते हो। और अब अपना चिंटू भी बड़ा हो गया है, तो मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ गाँव में रहकर पढ़ाई लिखाई ना करे। मैं चाहती हूँ कि वो एक अच्छी स्कूल में पढ़ाई करे ताकि वो अपना अच्छा भविष्य बना सके। हाँ, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी चिंटू को एक अच्छी स्कूल से ही पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बारे में माँ पिताजी से बात करूँगा। फिर रोहित अपने माँ पिताजी के पास जाता है। सुनो माँ पिताजी, मैं कह रहा था कि मैं प्रिया और चिंटू को लेकर शहर में शिफ्ट हो जाऊँ क्या? क्यों बेटा, यहाँ बहू को कोई परेशानी है क्या, या तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं नहीं माँ, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं शहर से रोज आना जाना करता हूँ। इसमें ट्रेन के सफ़र में मैं बहुत थक जाता हूँ और अब चिंटू भी तो बड़ा हो रहा है, तो मैं उसे शहर के किसी अच्छे स्कूल से पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ गांव में तो केवल सरकारी स्कूल ही है। हाँ हाँ बेटा, तुम चले जाओ। सरिता, अब अपना रोहित बड़ा हो गया है और इसके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, तो तुम इसे शहर जाने दो। इसे भी तो इसके बच्चे को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना है। देव की बातें सुनकर सरिता राजी हो जाती है और कुछ ही दिनों में रोहित शहर में अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ शिफ्ट हो जाता है और इधर देव अपना खेती बाड़ी का काम किया करता था। सुनो जी, अब मेरा बेटे और बहू बच्चों के बिना मन नहीं लगता और अब आपसे भी खेत में ज्यादा काम नहीं होता, तो क्यों ना अपन उनके पास शहर में रहने चले। और अब तो वैसे भी रोहित ने शहर में घर ले लिया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मेरा भी शरीर ज्यादा साथ नहीं दे रहा है। तुम कहती हो तो अपन कल ही शहर चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। अरे क्या हुआ काका काकी, आज दोनों कहाँ जा रहे हो? अब हम दोनों अपने बच्चों के पास रहने के लिए जा रहे हैं। सही है काका, अब आपकी भी उम्र हो गई है, अब आप दोनों को अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। फिर दोनों पति पत्नी ट्रेन से शहर चले जाते हैं। आओ आओ माँ और पिताजी, और बताओ आपकी तबीयत कैसी है? हम दोनों बिल्कुल सही हैं बेटा। और बताओ, चिंटू कहाँ है? नजर नहीं आ रहा, क्या वो स्कूल गया है? हाँ हाँ माँ, चिंटू शाम होने तक घर आ जाएगा। अब आप दोनों भी दूर से आए हो तो थोड़ा आराम कर लो। ऐसा कहकर रोहित अपने कमरे में चला जाता है। सुनो जी, माँ और पिताजी ऐसे अचानक यहाँ क्यों आए हैं और अब अपने बाहर घूमने जाने का क्या होगा? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन 5-6 दिनों में वापस चले जाएंगे। तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो? फिर रात होने पर
दादी, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगा और आज आप मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना। अच्छा बेटा, तो ये बात है, तो फिर आज मैं तुझे बहुत सारी कहानी सुनाऊंगी। फिर सरिता अपने पोते चिंटू को कहानियां सुनाती है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद, अरे सुनो, आपने कहा था कि माँ और बापूजी 5 दिन में चले जाएंगे, लेकिन अभी तक वो लोग गए क्यों नहीं? मैं तो उनके लिए खाना बना बना कर थक गई हूँ। इतना जोर से मत चिल्लाओ, मैं पता करता हूँ क्या बात है। फिर रोहित अपने माँ पिता के पास जाता है। पिताजी, अपनी खेती बाड़ी कैसी चल रही है और अभी अपने खेतों का ध्यान कौन रख रहा है? बेटा, इस बार तो मैंने खेती नहीं की, क्योंकि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए तुम्हारे पास रहने के लिए। अब हम दोनों तुम्हारे साथ यहीं रहेंगे। हाँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया जो आप दोनों यहाँ आ गए। ठीक है माँ, अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? अब आपके माता पिता यहाँ और कितने दिन तक रहेंगे? अरे थोड़ा धीरे बोलो, माँ पिताजी सुन लेंगे। और अब उन्होंने कहा है कि अब वो दोनों यहीं रहेंगे, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है। पिताजी से अब खेती बाड़ी का काम नहीं होता और अब वो बुढ़ापे में मेरे साथ नहीं रहेंगे तो और किसके साथ रहेंगे? अच्छा, तो ऐसी बात है, लेकिन मेरे अंदर उनके लिए रोटियां बनाने जितनी ताकत नहीं है। इतनी सारी रोटियां बना बना कर मेरे हाथ दर्द होने लगते हैं। आपको क्या पता है? आप तो बस बोल दिए कि अब वो अपने साथ ही रहेंगे। अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? उनके रहने से तुम्हें क्या परेशानी है? वो बेचारे तो 2-2 रोटी ही तो खाते हैं, इसके अलावा तुम उनका कौन सा काम करती हो बताना? एक तो अपना घर बहुत छोटा सा है, तो इतने लोग एक साथ इस घर में नहीं रह सकते। आप इन्हें अपने बाहर वाले स्टोर रूम में रहने को बोलो। जितना खाना खाएंगी उतना खाना बनाकर उनके मुंह में ठूस दूंगी और खाकर चुपचाप रहने के लिए बोल देना। उनसे बचकर तो मैं कैसे तैसे बहाने करके यहाँ शहर आई थी और अब वो यहाँ भी आ गए। उस दिन के बाद से ही प्रिया उनके ऊपर अत्याचार करना चालू कर देती है। अरे, आपने अभी तक यहाँ की साफ सफाई नहीं की, घर के अंदर की कौन करेगा? हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कर दूंगी। ये करने के बाद घर के अंदर बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उनको भी आकर साफ कर देना। फिर ऐसे ही एक दिन रात होने पर, अरे सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है, अपने यहाँ खाने को कुछ नहीं है क्या? नहीं जी, यहाँ खाने को कुछ नहीं है और अभी बच्चे खरीदारी करने के लिए बाहर गए हैं। बस थोड़ी ही देर में वो आते ही होंगे। जैसे ही वो आएंगे मैं आपके लिए कुछ बना दूंगी, और अगर मैं ऐसे वहाँ से कुछ लाऊंगी तो वो पता नहीं क्या बोलेगी। बस आप थोड़ी देर और सहन कर लीजिए। आज तो चलो वो खरीदारी करने के लिए चले गए, लेकिन रोज यहाँ ऐसा ही हो रहा है। और जब हम अपने गांव में थे तो शाम होने पर ही खाना खा लिया करते थे और रात के 8 बजे तक तो सो जाया करते थे। और यहाँ रोज रात के 9 बजे बाद तो खाना बनता है और मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं होती। बहुत भूख लग रही है मुझे। अब हम कर भी क्या सकते हैं? तभी उनकी कार वहाँ आ जाती है। लगता है वो लोग आ गए हैं। बस आप थोड़ी देर और रुक जाओ, वरना वो बोलेंगे कि थोड़ी भी शांति नहीं है। आते ही खाना मांगने आ गए। काफी देर इंतजार करने के बाद, सुनो, तुम वहाँ जाओ ना, क्योंकि बहुत देर हो गई है, अभी तक खाना नहीं आया। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। फिर सरिता प्रिया के पास जाती है। बेटा, आज तूने अपने ससुर जी के लिए खाना नहीं भिजवाया? काफी देर हो चुकी है, उन्हें बहुत भूख लग रही है। लेकिन माँ जी, मैंने तो घर पर खाना नहीं बनाया। हम लोग तो खरीदारी करने बाहर गए थे, तो हम सब ने बाहर ही खाना खा लिया। और वैसे भी माँ जी, यहाँ सारा सामान पड़ा था, तो आप खुद ही अपने लिए खाना बना लेती। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम भी खाना कैसे बनाओगी? एक दिन खाना नहीं खाने से कुछ नहीं होगा, भूखा रहना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। चलो, अब आप तो, मुझे बहुत नींद आ रही है। आज बहू ने घर पर कुछ नहीं बनाया, वो लोग बाहर से ही खाना खा कर आए हैं। आज अपन दोनों पानी पीकर ही सो जाएंगे। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। क्या हुआ माँ, आप ऐसे दुखी क्यों नजर आ रहे हो?
रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम शाम को घर आते वक्त अपने पिताजी के लिए कुछ खाने के लिए ले आना। हाँ हाँ माँ, बताओ क्या लेकर आना है? बेटा कल रात से तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि कल तुम लोग खरीदारी के लिए बाहर चले गए थे और फिर तुम बाहर से ही खाना खा कर आए थे, तो बहू ने भी घर में कुछ नहीं बनाया था और हमको हर दिन रात को खाना खाते खाते 10 बज जाते हैं। मैं तो भूख सह लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी से भूख सहन नहीं होती, इसलिए मैं तुमसे कुछ मंगवा रही हूँ। तो इसका मतलब कल रात से माँ आप लोगों ने कुछ नहीं खाया। ठीक है माँ, मैं ऑफिस से घर आते वक्त कुछ खाने को ले आऊँगा। अब मैं चलता हूँ माँ। फिर शाम होने पर प्रिया, जब हम बाहर खाना खा रहे थे तो तुमने कहा कि माँ पिताजी के लिए खाना बना दिया है, लेकिन उनके लिए तो कल तुमने कुछ भी नहीं बनाया। वो दोनों रात भर बेचारे भूखे ही रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब सारी कहानी बता दी। आपके घर आते ही माँ ने आपके कान भर दिए। वैसे भी रोज खाना मैं बनाती हूँ, अगर एक दिन माँ बना लेती तो क्या हो जाता। जब हम बाहर जा रहे थे तो तुम तभी माँ को बता देती तो वो खाना बना लेती। अब तुमने इतनी रात होने पर उन्हें बताया तो बेचारा खाना कैसे बनाती? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उन्हें यहाँ से भगा दो, लेकिन आपको पता है कि रमेश भाई साहब ने अपने माँ पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया है और अब वो लोग भी खुश हैं और ये लोग भी खुश हैं। पता नहीं मेरी परेशानियाँ कब दूर होगी, और आप चाहे जो भूलिए, अब उनकी सेवा करना मेरे बस की बात नहीं है। इतना सब कुछ करते भी बातें सुननी पड़ती है, और अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है तो आप उन्हें वृद्धाश्रम भेज दो और हर महीने यहाँ से पैसे भेज देना। बाकी सब वो आश्रम वाले ही देखेंगे। वो मेरे माता पिता है, वो मेरे ऊपर भरोसा करके यहाँ आए हैं। उनके बुढ़ापे में उनका सहारा मेरा बनना फर्ज है। मैंने ऐसा तो कब कहा कि आप उन्हें छोड़ दीजिए। आप बस उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आइए, और आप चाहो तो अपन उनसे हर 5 दिन में मिलाएंगे। इसी तरह रोज घर में इसी बात पर प्रिया और रोहित का झगड़ा होता था। जब ये बात सरिता को पता चलती है, सुनिए जी, आपको पता है बच्चे रोज हमारी वजह से ही झगड़ा करते हैं। वो हमारे लिए क्यों झगड़ रहे हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हमारे यहाँ रहना बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हमें वृद्धाश्रम भेजने के लिए रोज रोहित से लड़ाई करती है। इससे अच्छा तो अपन गांव में ही थे, समय से खाना तो खा लिया करते थे और खुशी खुशी रह रहे थे। और अब वापस गांव जाएंगे तो गांव वाले बोलेंगे कि बेटे ने निकाल दिया है। अपन वापस गाँव नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी वजह से रोज वो दोनों क्यों झगड़ा करें, इसलिए हम दोनों का वृद्धाश्रम जाना ही ठीक है। रोहित अपनी पत्नी की वजह से अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद रोहित अपने बेटे चिंटू के साथ अपने माता पिता से मिलने के लिए वृद्धाश्रम जाता है। पापा, दादा दादी यहाँ क्यों रहते हैं? वो लोग हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अरे बेटा, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उन्हें यहाँ छोड़ा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है जो बूढ़ा हो जाता है उन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। फिर वो दोनों उनके पास पहुँच जाते हैं। दादी, आप अपने घर कब आओगे? आप मेरे साथ अपने घर चलो ना, मुझे वहाँ पर कहानियाँ सुनाने वाला कोई नहीं है। जरूर आऊंगी बेटा मैं अपने घर, लेकिन उसके लिए पहले तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, फिर मैं वहाँ आऊंगी। फिर थोड़ी देर में रोहित अपने माता पिता से मिलने के बाद वापस अपने घर चला जाता है। माँ, मुझे एक हेलीकॉप्टर लाकर दो ना। बेटा, हेलीकॉप्टर लाने के लिए तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, और फिर बड़े होने के बाद हेलीकॉप्टर खरीद लेना। ठीक है माँ, मैं बहुत पढ़ाई करूँगा और पापा जैसा बनूंगा, फिर अपने लिए मैं एक हेलीकॉप्टर लेकर आऊँगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो बेटा तुम, लेकिन बेटा मुझे अपने हेलीकॉप्टर में बैठा कर घुमाओगे ना? हाँ माँ, मैं आपको और पापा को मेरे हेलीकॉप्टर में बिठाकर दादा दादी के पास छोड़ आऊँगा, क्योंकि जब तक आप दोनों भी तो बूढ़े हो जाओगे ना। लेकिन बेटा, तुम हम दोनों को दादा दादी के पास क्यों छोड़ाओगे? अरे माँ, मुझे पापा ने बताया था कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें
जहाँ दादा दादी रहते हैं वहाँ छोड़ जाते हैं। ठीक है बेटा, बहुत देर हो गई है, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। देखो, मैंने आपको मना किया था ना कि चिंटू को वृद्धाश्रम मत लेकर जाना, लेकिन आप फिर भी उसे वहाँ ले गए। अब वो हमें भी वृद्धाश्रम छोड़ने की बातें कर रहा है। मुझे तो चिंटू की बात बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि आज हमने मेरे माता पिता को वहाँ रखा है तो कल वो हमें रखेगा। इसमें गलत क्या है? नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मुझे तो ये बात सोचकर ही डर लग रहा है। मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रहूंगी। अब मुझे समझ आ गया कि आपके माता पिता भी बेचारे वहाँ कितने दुखी होंगे। अब हम उन्हें हमेशा अपने पास रखेंगे। कल सुबह होते ही हम उन्हें वापस अपने घर ले आएंगे। क्यों? अब तुम उन्हें वापस क्यों लेकर आना चाहती हो? वापस लड़ाई करने के लिए? नहीं नहीं, अब मैं उनकी मेरे माता पिता के जैसे सेवा करूंगी। प्रिया अपने बेटे की बात सुनकर घबरा जाती है और अपनी गलती सुधार लेती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें अपने माता पिता के बूढ़े होने पर उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि उन्हें अपने से दूर रखना चाहिए। और जैसा हम उनके साथ करेंगे, ठीक वैसे ही हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।